जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस में देश दुनिया से संबंधित आज की ताज़ा खबर क्या है? वर्ल्ड न्यूज़, मिडिल ईस्ट, ईरान कॉन्फ्लिक्ट, रशिया और अमेरिका और भारत से संबंधित हमने आपके लिए छांटकर काफ़ी सारी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ कवर की हैं जो डायरेक्ट भारत के ऊपर असर डालती हैं। जल्दबाजी में आप ये सारी वर्ल्ड न्यूज़ या फिर करंट अफेयर्स मिस करने वाले थे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और यूक्रेन के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में बैटलफील्ड से एक ऐसी पिक्चर सामने आई है जिसने फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं कि भारत द्वारा मैन्युफैक्चर्ड एम्युनिशंस और मिलिट्री गियर्स यूक्रेन की सेना तक कैसे पहुंच रहे हैं। दरअसल टेलीग्राम, ट्विटर, सोशल मीडिया और रेडिट के ऊपर यूक्रेन सोल्जर्स की एक इमेज काफी वायरल हो रही है जिसमें फ्रंट लाइन के ऊपर यूक्रेनियन सोल्जर के पास भारत द्वारा मैन्युफैक्चर्ड अभेद बुलेट प्रूफ जैकेट देखी गई है। ये जैकेट्स भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO और IIT दिल्ली ने मिलकर साल 2024 में डेवलप की थी, यानी साल 2024 में लॉन्च हुई थी। इनको अभेद यानी कि एडवांस्ड बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट कहा जाता है। अभेद का हिंदी में मतलब होता है जिसको भेद पाना या तोड़ पाना नामुमकिन हो। भारत की अभेद बुलेट प्रूफ जैकेट्स के अंदर पॉलीमर्स और इंडिजीनियस बोरोन कार्बाइड सेरेमिक मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है जो इसको और भी लाइट वेट बना देता है। बोरोन कार्बाइड को दुनिया में सबसे हार्ड और लाइट वेट बैलिस्टिक मटेरियल्स में काउंट किया जाता है। इसके इस्तेमाल से सोल्जर्स को हैवी प्रोटेक्शन तो मिलती है लेकिन उनकी मोबिलिटी और रिफ्लेक्सेस में कोई रुकावट नहीं आती है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस DRDO ने SMPP नाम की एक प्राइवेट इंडियन डिफेंस कंपनी को दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जैकेट जो यूक्रेनियन सोल्जर्स के पास हैं, ये भारत की SMPP कंपनी ने मैन्युफैक्चर की थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑफिशियली भारत ने आज तक यूक्रेन को मिलिट्री एड बिल्कुल नहीं दी है, न यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद यूक्रेन के साथ कोई डिफेंस डील साइन की है। लेकिन थर्ड पार्टी सप्लाई चेन और तीसरी कंट्रीज की मदद से इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट बार बार यूक्रेन तक पहुंच रहा है। इस बार ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स बताया जा रहा है कि नीदरलैंड्स के रूट से यूक्रेन की फोर्सेस तक ट्रांसफर की गई हैं। इससे पहले भी रिपोर्ट आ चुकी है कि इंडियन मैन्युफैक्चर्ड एम्युनिशन और आर्टिलरी शेल्स भी थर्ड पार्टीज के थ्रू यूक्रेन की सेना के पास पहुंचे थे। यूरोप की कुछ कंट्रीज ने भारत से आर्टिलरी शेल्स और एम्युनिशन खरीदकर यूक्रेन को ट्रांसफर कर दिया था जो यूक्रेन फिर रशियन सोल्जर्स के ऊपर फायर कर रहे थे। इनमें 155 mm आर्टिलरी शेल्स, एक्सप्लोजिव्स और एम्युनिशंस के नाम शामिल थे जो यंत्र इंडिया और म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए थे। उस समय भी रशिया ने भारत के सामने कंसर्न रेज किया था और प्रोटेस्ट किया था। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस बार रशिया क्या बोलता है। वैसे देखा जाए तो इनमें भारत की भी कोई गलती नहीं है क्योंकि एक्सप्लोजिव्स, एम्युनिशन और कई सारे मिलिट्री गियर्स ऐसे होते हैं जो भारत वर्ल्ड क्लास और हाई स्टैंडर्ड्स के बनाता है और वेस्टर्न देश कई सालों से भारत से ये परचेज करते आ रहे हैं। अब थर्ड पार्टी ट्रांसफर के डर से भारत वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अपनी डिफेंस डील को कैंसिल तो करेगा नहीं। हम सामने वाले देश के ऊपर दबाव डाल सकते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट या मिलिट्री गियर्स यूक्रेन को आगे ट्रांसफर ना किया जाए, लेकिन सामने वाला देश अगर चोरी छुपे ये काम कर दे तो हम उसको ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। अगर आप दिल्ली में प्रेजेंट हैं तो आपको दिल्ली की रोड्स के ऊपर ट्रेवल करते हुए अचानक से कई सारे ऐसे ऑटो रिक्शा दिख सकते हैं जिनके पीछे US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी सी फोटो लगी होगी, साइड में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बना होगा और उसके नीचे लिखा होगा हैप्पी बर्थडे अमेरिका। दरअसल अगले महीने 4 जुलाई को अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है यानी स्वतंत्रता दिवस। अमेरिका ने 4 जुलाई 1776 को अपने आप को ग्रेट ब्रिटेन से आजाद घोषित किया था जिसको इस साल 250 साल पूरे होने वाले हैं, यानी अमेरिका अपनी आजादी के 250 साल सेलिब्रेट कर रहा है। ऐसे में 250 साल पूरे होने के ऊपर अमेरिका की जो भारत में एम्बेसी है उन्होंने दिल्ली में 100 से ज्यादा ऑटो रिक्शास हायर किए हैं जिनके पीछे हैप्पी बर्थडे अमेरिका के पोस्टर्स चिपकाए गए हैं। अमेरिका ने इस कैंपेन को फ्रीडम 250 का नाम दिया है। भारत में US एम्बेसी ने इंडियन से अपील की है कि दिल्ली के लोगों को अगर ये ऑटोस सड़कों के ऊपर नजर आते हैं तो वो उनके साथ फोटो क्लिक करें और सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करके कैंपेन का हिस्सा बने और उनको टैग करें। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद भारत और अमेरिका के रिलेशंस काफी खराब हुए हैं, लेकिन US एम्बेसी और खासकर भारत में जो US एम्बेसडर सर्गियो गौर सर हैं, ये काफी कोशिश कर रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच सारे डिफरेंसेस खत्म हो जाएं और ये कैंपेन भी US एम्बेसी और सर्गियो गौर की भारत के लोगों के साथ पीपल टू पीपल रिलेशंस को मजबूत करने की एक कोशिश ही है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इन कोशिशों के ऊपर हमेशा पानी फेर देते हैं। इसके अलावा न्यूज निकल कर आ रही है कि अगले महीने फ्रांस में प्रधानमंत्री मोदी जी और US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक बायलैटरल मीटिंग हो सकती है। न्यूज आ रही है कि अगले महीने 15 से 17 जून को फ्रांस में G7 समिट होना है
एंड उसके लिए व्हाइट हाउस ने अनाउंस किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ये समिट को अटेंड करने फ्रांस जाएंगे। इससे पहले ये समिट 14 जून को स्टार्ट होना था, लेकिन 14 जून को डोनाल्ड ट्रंप का जन्मदिन है और इस बार वो 80th बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, यानी कि 80 साल के पूरे हो रहे हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप को पता चला कि G7 समिट उन्हीं के बर्थडे वाली डेट्स के ऊपर है, तो उन्होंने फ्रांस में G7 समिट को स्किप करने का फैसला कर लिया था और ऐसा ना हो इसलिए फ्रांस ने अपने G7 समिट को आगे एक दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया है और 14 की जगह 15 को स्टार्ट करने का फैसला किया। अब जब डेट आगे हो गई है, अब व्हाइट हाउस ने अपनी तरफ से कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट को अटेंड करने के लिए फ्रांस जाएंगे। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को भी पर्सनली इनवाइट किया है। अब क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के बाद ट्रंप ने कंफर्मेशन दे दी है, इसलिए माना जा रहा है कि फ्रांस में दोनों लीडर्स के बीच साइडलाइंस के ऊपर एक बायलैटरल मीटिंग हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने होंगे और एक ही स्टेज को शेयर करेंगे। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात करने के बाद मीडिया को क्या बोलता है। आपको क्या लगता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप के साथ साइडलाइंस के ऊपर मीटिंग करनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ईरान वॉर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और भारत को लेकर, क्योंकि भारत सरकार ने ऐसा फैसला किया है जिससे सभी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट सरप्राइज्ड हैं, हैरान हैं। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच टकराव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और दूसरी तरफ दुनिया भर के ऑयल टैंकर्स और शिपिंग कंपनीज ईरान के हमलों के डर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रूट से दूर रहने की कोशिश कर रही हैं। कोई भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जाने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन इसी बीच भारत ने एक ऐसा डिसीजन लिया है जिसने सबको सरप्राइज कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज आ रही है कि भारत सरकार ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस कर पर्शियन गल्फ से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस लाने के लिए अपने शिप्स को भेजने का फैसला किया है। भारत अपने एम्प्टी टैंकर्स यानी कि खाली शिप्स को नेवल सिक्योरिटी के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रूट क्रॉस कर पर्शियन गल्फ में भेजने के ऊपर विचार कर रहा है, ताकि वो वहां से वापस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस कर ऑयल और गैस लोड करके लाएं। अभी इसके लिए किसी भी प्राइवेट शिपिंग कंपनी को फोर्स नहीं किया जा रहा है। स्टेट ओन्ड सरकारी कंपनी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को यह टास्क दिया गया है। भारत से खाली ऑयल टैंकर शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के उस पार पर्शियन गल्फ में जाएंगे और वहां पर जो गल्फ देश हैं उनसे क्रूड ऑयल, एलपीजी गैस या फिर नेचुरल गैस लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वापस से क्रॉस कर भारत आना होगा। अभी तक भारत के 15 टैंकर शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस कर भारत की तरफ आ गए हैं, जिनमें से 14 के ऊपर एलपीजी गैस लोडेड थी। अभी तक भारत ने एक भी टैंकर शिप यहाँ से पर्शियन गल्फ की तरफ नहीं भेजा है। माना जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा ये जो प्लानिंग की जा रही है, इसमें भारत, अमेरिका और ईरान दोनों की कोऑपरेशन के साथ ही इसमें आगे बढ़ेगा। दोनों देशों से ग्रीन सिग्नल आएगा तभी ये पॉसिबल होगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एलपीजी गैस की सोर्सिंग करने में काफी दिक्कत आ रही है। मार्केट में जो दूसरे सप्लायर्स हैं वो डबल से ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, इसलिए भारत के पास रिस्क लेने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। कई लोग बोलेंगे कि भारत रशिया से और भी ज्यादा ऑयल और गैस क्यों नहीं खरीद रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि रशिया से ऑयल लाने में काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। डिस्टेंस के हिसाब से रशियन ऑयल ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, शिपिंग टाइम भी बढ़ जाता है और रशियन ऑयल की इंश्योरेंस कॉस्ट भी इस समय सबसे हाई हो गई है। जबकि मिडिल ईस्ट भारत के बहुत ही करीब है और हो सकता है कि कतर या इराक ने भारत को डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर कुछ ऑयल और गैस की कंसाइनमेंट ऑफर की होंगी, इसलिए भारत इतना बड़ा रिस्क लेने की प्लानिंग कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ये प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इसकी प्लानिंग चल रही है और जैसे ही इंडियन नेवी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ग्रीन सिग्नल आएगा तो ये प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और ताइवान को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि ताइवान के भारत में रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ने सफाई पेश की है और कहा है कि वो कभी भी भारत के खिलाफ जाने का काम नहीं करेंगे। दरअसल ताइवान की काओसियोंग सिटी में इलेक्शंस होने जा रहे हैं और वहां पर इंडियन वर्कर्स और इंडियन इमिग्रेंट्स को पॉलिटिकल मुद्दा बनाकर एक कैंडिडेट ने भारत विरोधी पोस्टर और भारत विरोधी बिलबोर्ड इस्तेमाल किए हैं, जिसमें इंडियन फ्लैग और पगड़ी पहने ब्राउन कलर के एक इंडियन को दिखाया गया है एंड उसके ऊपर बैन का क्रॉस लगाया है। इसके बाद ताइवान में रह रहे कुछ इंडियंस और भारत के लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला था और इसको भारत के प्रति रेसिज्म और भेदभाव बताया गया था। मगर अब ताइवान की सरकार और भारत में ताइवान का रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस बीच बचाव करने के लिए सामने आया है और न्यू दिल्ली में ताइवान के रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ने एक स्टेटमेंट इशू करके कहा है कि ताइवान हमेशा डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, इंक्लूसिविटी यानी सबको साथ लेकर चलने वाला और डाइवर्सिटी यानी विविधता के ऊपर चलने वाला देश है। किसी भी तरह का रेसिज्म और भेदभाव ताइवान में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा
और हमारी रिक्वेस्ट है कि किसी एक लोकल पॉलिटिशियन की स्टेटमेंट को पूरे ताइवान का स्टांस नहीं माना जाए। इसके साथ ही ताइवान ऑफिस ने कहा कि भारत के साथ जो लेबर कोऑपरेशन और इकोनॉमिक पार्टनरशिप पैक्ट साइन हुआ है वो कंटिन्यू रहेगा, यानी ताइवान भारत से वर्कर्स को साथ लेने का प्रोजेक्ट आगे कंटिन्यू रखेगा। ये कहना है ताइवान का। मसला ये है कि ताइवान की पॉपुलेशन भी जापान की तरह तेजी से बूढ़ी होते जा रही है। बर्थ रेट ताइवान के अंदर लगातार नीचे गिर रहा है, जिसके कारण फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, होम केयर, नर्सिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर्स में वर्कर्स की हैवी शॉर्टेज चल रही है। इसी वजह से फरवरी 2024 में भारत और ताइवान के बीच माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके थ्रू इंडियन वर्कर्स को ताइवान भेजने की प्लानिंग थी। पहले फेज में लगभग 1000 इंडियन वर्कर्स को पायलट प्रोजेक्ट के तहत ताइवान भेजा जाना है, लेकिन उससे पहले ही भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि भारत के वर्कर्स के आने से ताइवान में सेक्सुअल हरासमेंट और रेप के केसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि भारत में सेक्सुअल क्राइम सबसे ज्यादा है। अब ताइवान की सरकार ने तो खैर सफाई पेश कर दी है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भारत से पहले 1000 इंडियन वर्कर्स का पहला बैच कब ताइवान जाता है।